गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के द्वितीय अध्याय मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के अंतर्गत अभी तक हमारे द्वारा इनकी नानी का व्यक्तित्व, इनके माता और पिता का व्यक्तित्व, इनकी परदादी का व्यक्तित्व पढ़ा जा चुका है। इसके पश्चात मृदुला गर्ग भगवान के वरदान स्वरूप धरती पर उतरी उन आदेवियों की बात करना चाहती है, जो एक के बाद एक इनके घर में 5 बहनों के रूप में अवतरित हुई। उन 5 बहनों के व्यक्तित्व का लेखिका के द्वारा चित्रण किया जा रहा है, जिनमें 3 बहनें और 1 भाई लेखन के हवाले हो गए। इन्होंने विवाह के उपरांत पति के नाम को स्वीकार किया। उस नाम को स्वीकार करने से इनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। अपनी बहन रेणु का चित्रण करते हुए लेखिका कहती है कि वो बहुत जिद्दी थी। जब उसको गाड़ी लेने के लिए स्कूल पहुंचती थी तो वो उस गाड़ी में बैठने से मना कर देती थी, क्योंकि उसे गाड़ी में बैठना सामंतशाही का प्रतीक लगता था। बचपन में किसी के द्वारा उसे एक बार चुनौती दी गई तो उसने पत्र लिखकर जनरल थिमैया का एक चित्र अपने घर पर मंगवा लिया, जो कि एक मोटरसाइकिल सवार आकर के घर पर दे गया। जब वो चित्र उसको प्राप्त हुआ तो पड़ोसियों में और उसका रुतबा बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, मतलब वो परीक्षा देना कोई उचित नहीं मानती थी। स्कूल तो उसने जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वो अड़ गई और कहने लगी, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो मैं परीक्षा दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अब परिवार वालों ने विभिन्न प्रकार के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के न जाने कितने तर्क उसको दिए गए, परंतु रेणु को कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी परंपरा से चले आ रहे कुतर्क का सहारा लिया। वो तर्क क्या है कि मैं कह रहा हूँ पढ़ो, इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कि जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, बस करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वो माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच को सुनकर लोग सोचते हैं कि वो मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती है। वरना देखिए, समाज में अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है और सत्य बोलने वालों से लोग विरोध करते हैं या उसके विरोधी बन जाते हैं, परंतु इसका सत्य भी मजाक स्वरूप लगता था तो कोई इसका शत्रु नहीं बनता था, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि वो मजाक कर रही होगी, इसलिए वह बिना मेहनत लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी जब कोई उसे इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। अब तीसरे नंबर की बहन चित्रा की बात करते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द अर्थात शिष्य। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। वह भी क्या थी, जिद्दी किस्म की थी। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है।
तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती भी क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही उस लड़के ने उसके समक्ष हथियार डाल दिए। अब बात करती है ये अचला के बारे में, जो सबसे छोटी बहन थी। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, फिर ढंग से पढ़ाई की और पास हो गई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे वो लीक पर, परंपरा पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग उसने भी लगा लिया। इस तरह अचला भी क्या हुई, लेखन के हवाले हो गई। एक बात हम सब में एक जैसी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, परंतु उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार को तोड़ करके डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वास्तविकता भी है कि एक के साथ जीवन निर्वाह में जो आनंद की अनुभूति होती है वो मर्द को बदलने से नहीं होती। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता जब प्राप्त हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जब जीवन जीने का अधिकार हो, तो फिर परिवार में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती, तो काफ़ी है। शादी के बाद अब इसके प्रयास हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए और महिलाओं के जीवन में सुधार लाने हेतु किए गए प्रयासों का चित्रण इसके द्वारा किया जाता है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, मतलब अलग अलग हिस्सों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी, तो मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए अकाल राहत कोष के लिए, उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर इसने क्या किया, पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें, पर उसने ऐसी शर्त रख दी जो संभव नहीं थी। उसने शर्त रखते हुए कहा कि 100 साल तक स्कूल चलने की गारंटी दो तो मैं स्कूल खोल सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं था। फिर इसने अपने प्रयासों से ही स्वयं स्कूल डाला। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार अर्थात आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तो लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। तो वो भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी तो थी पर 100% सच थी, क्योंकि बच्चे तो इनको पढ़ाने थे और सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाओं के नाम याद रखने हैं आपको, 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊँगी। वहाँ के अनेक
मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत भी पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात यानी प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया तो मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। यानी परंपरा से हट करके इसने लेख लिखा और वो लेख आज भी अपनी राह खुद तलाशते हैं। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई और दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप्प हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों में यानी मंजिल में, पहले तल्लों में फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ, लेकिन वो किसी का कहा मानने वाली नहीं थी क्योंकि जिद्दी थी। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप्प पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख करके दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वो वापस 2 मील पैदल चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। तो वो क्या कहती है, देखो आप, उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही है, और वास्तव में अकेलेपन का मज़ा कुछ और ही होता है। धन्यवाद।